चैप्टर 61 स्टिरअप्स के फायदे। जब लियांग ज़ाओई और यू मेहरिन ने ज़ाओ याओ को एक घोड़ा ले आते देखा, दोनों तुरंत पूछ बैठी, याओ याओ, घोड़ा क्यों ले आयो? ज़ाओ याओ ने हे यू के चेहरे पर प्यार से हाथ फेराया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आप सबको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ फिफ्थ प्रिंसेस भी खड़ी थी, वो भी हे यू की गर्दन सहला रही थी। 10th ब्रदर, उसने आंखें से कोड़कर कहा, जो अच्छी चीज़ तुम कह रहे हो वो सिर्फ हे यू तो नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं, ज़ाओ याओ ने जानबूझकर सस्पेंस बढ़ाते हुए कहा, मेरी बात किसी और चीज़ की हो रही है। लियांग ज़ाओई ने हाथ उठाया और अपने बेटे के सर पर हल्की सी थपकी दी। ड्रामा बंद करो और सीधा दिखाओ, क्या चीज़ है? यू मेहरिन हंसकर बोली, अगर याओ याओ कह रहा है कि अच्छी चीज़ है तो पक्का कुछ खास होगा, जल्दी दिखाओ। पान कायरिन भी क्यूरियस हो गई, पर है क्या ये अच्छी चीज़? ज़ाओ याओ ने तोंगशी को एक नज़र देखी। तोंगशी तुरंत समझ गया और एक आयरन रिंग्स का पैर ज़ाओ याओ के हाथ में दे दिया। लियांग ज़ाओई ने देखा और थोड़ा सरप्राइज्ड हुई, यही है वो अच्छी चीज़? फिफ्थ प्रिंसेस ने नाक से कोड़ ली, ये तो सिर्फ लोहे के छल्ले हैं, इसमें क्या अच्छा है? यू मेहरिन ने हैरानी से पूछा, याओ याओ, क्या इनमें कोई खास बात है? ज़ाओ याओ ने दोनों हाथ उठाकर आयरन रिंग्स दिखाए और थोड़ा मिस्टीरियस टोन में बोला, खुद में तो ये नॉर्मल ही हैं, लेकिन मैं इन्हें खास बना दूंगा। फिफ्थ प्रिंसेस ने आंखें घुमाई, 10th ब्रदर, ज्यादा मत बोलो, लोहा लोहा ही होता है। बस थोड़ी देर रुक जाओ। ज़ाओ याओ ने आयरन रिंग्स तोंगशी को दे दिए और उससे एक बेल्ट मंगवाई। उसने बेल्ट हे यू के ऊपर रखी और नाप के देखा, तोंगशी 5 इंच काट दो। जी योर ऑनर। रुको, 5 नहीं, सिर्फ 3 इंच काटना, बाकी 2 इंच आयरन रिंग्स जोड़ने के लिए छोड़ देना और टाइट बांधना। फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल मजबूत बांधूंगा। लियांग ज़ाओई और बाकी सब लोग कंफ्यूजन में देख रहे थे। याओ याओ, ये सब क्या कर रहे हो? यू मेहरिन ने पूछा। बस देखते रहो माँ। ज़ाओ याओ ने स्टिरअप्स आयरन रिंग्स हे यू के साथ बांध दिए। माँ, ध्यान से देखिए। फिफ्थ प्रिंसेस ने बिना किसी हेजिटेशन के टॉन्ट मारा, सिर्फ लोहे की छल्ले पर पैर रखते हुए देखना है, इसमें क्या खास है? ज़ाओ याओ ने उसे इग्नोर किया, एक पैर स्टिरअप में रखा, थोड़ा जोर लगाया और एक ही मूवमेंट में घोड़े पर चढ़ गया। घोड़े की पीठ पर सीधा बैठकर उसने प्राउडली कहा, माँ देखा? यू मेहरिन और फिफ्थ प्रिंसेस ने एक दूसरे को देखा। देखा, पर क्या? लियांग ज़ाओई और तोंगशी दोनों का चेहरा शॉक से भर गया। माँ, आपने नहीं देखा? ज़ाओ याओ ने अपने पैर के नीचे स्टिरअप की तरफ इशारा किया, इसी की मदद से मैं आसानी से घोड़े पर चढ़ गया। पर हम तो ये देख चुके, इसमें अलग क्या था? ज़ाओ याओ का चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। इतना ऑब्वियस होने के बाद भी नहीं समझे, तो हमें क्या समझना चाहिए था? ज़ाओ याओ ने साई किया और सीधा अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आप समझ गई होंगी। लियांग ज़ाओई मुस्कुराई, हे यू के पास आई और स्टिरअप्स को देखा। ये वाकई अच्छी चीज़ है, इससे घोड़े पर चढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। ज़ाओ याओ खुशी से बोल उठा, देखा, माँ कितनी स्मार्ट है, अब किसी के कंधे या स्टूल की ज़रूरत नहीं। अब जाकर यू मेहरिन और बाकी सबको समझ आया, सच में ये तो काफ़ी यूज़फुल है। बस इतना ही नहीं, ज़ाओ याओ ने पूछा, माँ और कुछ नोटिस किया? लियांग ज़ाओई दूसरी साइड गई और बोली, इनके साथ घोड़े पर बैठना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, सोल्जर्स के लिए तो ये बैटलफील्ड में बहुत काम आएगा। ज़ाओ याओ सीधा खड़ा हो गया, बिल्कुल सही, माँ जैसे ही कोई समझ सकता है, बाकी सब तो कुछ समझे ही नहीं। यू मेहरिन और पान कायरिन शर्मिंदा हो गईं, हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। ज़ाओ याओ घोड़े से उतरा, माँ आप भी ट्राई कीजिए। लियांग ज़ाओई ने स्टिरअप में पैर रखा, ग्रेसफुली घोड़े पर चढ़ी, फिर खड़ी होकर स्पेयर चलाने जैसे जेस्चर्स किए, बिल्कुल स्टेबल। हे यू, भागो। घोड़ा दौड़ पड़ा, वो बिना हिले डुले खड़ी रही, काफ़ी सेफ और स्टेबल है। वो घोड़े से उतरी और ज़ाओ याओ के सर पर हाथ रखा। ये आइडिया तुम्हें कैसे आया? ज़ाओ याओ हंसकर बोला, कल सेकंड ब्रदर को लेने गया था, लगभग गिर ही जाता, तब लगा घोड़े पर पैर रखने की जगह ही नहीं होती, बस वहीं से आइडिया आया। यू मेहरिन ने उसे जोर से हक किया और गालों पर किस कर दिया। हमारा याओ याओ कितना क्लेवर है।
फिफ्थ प्रिंसेस ने आंखें फैला दी। तुम इतने स्मार्ट कब से हो? तुम तो बेवकूफ थे ना। जाओ याओ गुस्से से बोला, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, बेवकूफ नहीं। लंच का टाइम हो चुका था। लियांग जाओई बोली, चलो पहले खाना खा लेते हैं। जाओ याओ ने चुपचाप सोचा, क्या ये बात फादर को बतानी चाहिए? चैप्टर 62। सबसे पहले महल में जिंदा रहना सीखो। लंच के बाद यूमेरिन और पान कायरन अपने अपने कमरों में वापस चली गईं। आज रात प्रिंस डाई के लिए सेलिब्रेशन बैंक्वेट था और हैरम में भी एक फॉर्मल डिनर रखा गया था। शाम का माहौल हमेशा शांत नहीं होता। ऐसे मौक़ों पर दिमाग से ज़्यादा सब्र और चालाकी चाहिए होती है। इसलिए दोनों ने सोचा, शाम की इंट्रीग से निपटने के लिए दोपहर में थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। जाओ याओ आज वेंडे हॉल नहीं गया। नॉर्मली प्रिंसेस को बुक्स पढ़ने के साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी, म्यूज़िक, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग भी सिखाई जाती थी। आज का लेसन चेस का था, लेकिन क्योंकि शाम को प्रिंस डाई का बैंक्वेट था तो दोपहर का क्लास कैंसिल हो गया। जाओ याओ बेड पर बैठा हुआ था, आंखों में थोड़ी सोच। मदर, मेरे सपने में जिन घोड़ों पर हम सवार होते थे उनमें स्टिरप्स होते थे। सपने की दुनिया में कई बार वो लोग घोड़ों पर मिशन पे जाते थे और हर घोड़े के साथ स्टिरप्स नेचुरली लगे होते थे। लियांग जाओई ने धीरे से सर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। स्टिरप छोटी चीज़ लगती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। ये एक बेहतरीन इन्वेंशन है। जाओ याओ ने सच बताया। अगर कल सेकंड ब्रदर को लेने जाते वक्त मैं हे यू से लगभग गिर नहीं जाता तो शायद मुझे याद भी नहीं आता। उसके ड्रीम वर्ल्ड ग्रेट जाओ से काफ़ी आगे था, लेकिन बीमारी के बाद उसके काफ़ी सपने धुंधले हो गए थे। मदर, उसने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, क्या हमें स्टिरप्स के बारे में फादर एम्परर को बताना चाहिए? सिर्फ एक स्टिरप से ही ग्रेट जाओ के सोल्जर्स के लिए घुड़सवारी और लड़ाई दोनों काफ़ी आसान हो जाती। लियांग जाओई ने काफ़ी देर सोचा, फिर बोली, बताना चाहिए। ये चीज़ देश और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसे छुपाना गलत होगा। फिर उसका टोन गहरा हो गया। अभी भी कई जगहों पर बगावत है। अगर हमारी कैवलरी मजबूत हुई तो रेबल्स के खिलाफ जंग में हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जाओ याओ एक्साइटेड हो गया। तो क्या मैं अभी जाकर फादर को बता दूं? नहीं, लियांग जाओई ने तुरंत मना कर दिया। कुछ दिन बाद प्रिंस डाई अभी कैपिटल लौटे हैं। उनकी जीत का जश्न चल रहा है। इस वक्त अगर तुम स्टिरप्स की बात लाओगे तो उनका स्पॉटलाइट छीन लोगे। जाओ याओ समझ गया मदर, मैं कुछ दिन रुक जाऊंगा। वो जानता था अगर अभी बात उठी तो सेकंड ब्रदर को बुरा लग सकता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जाओ याओ ने धीरे से कहा, मदर, अगर फादर को पता चला तो मैं फेमस हो जाऊंगा। उसने जानबूझकर पढ़ाई में डल होने का नाटक किया था ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। स्टिरप्स जैसे इन्वेंशन से वो अचानक कोर्ट के बीच आ सकता था। लियांग जाओई मुस्कुराई, कोई बात नहीं। मिनिस्टर्स इस वजह से तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, उसने सच्चाई से कहा। ना तो लियांग फैमिली के पास ताकत है और ना ही मुझे एम्परर का खास फेवर। पर हाँ, उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। तुम्हारे फादर को ये ज़रूर लगेगा कि उनका बेटा बिल्कुल बेकार नहीं है। जाओ याओ तुरंत समझ गया और ग्रिन की। तो मतलब मुझे कॉपी पनिशमेंट कम मिलेगी? लियांग जाओई हंस पड़ी। कम से कम ये तो दिखेगा कि तुम कुछ काम के हो। फिर वो सीरियस हुई। फ्यूचर में अगर तुम और चीज़ें बनाओगे तो एम्परर या कोर्ट को अजीब नहीं लगेगा। जाओ याओ के सपनों की दुनिया में ऐसी कई चीज़ें थीं जो ग्रेट जाओ के लिए क्रांति ला सकती थी, लेकिन हर क्रांति के साथ खतरा भी आता है। लियांग जाओई ने स्टिरप के फायदे गिनवाए। 1. एम्परर और मिनिस्टर्स को लगेगा जाओ याओ यूजलेस नहीं है। 2. फ्यूचर इन्वेंशंस शॉकिंग नहीं लगेंगे। 3. सोल्जर्स के दिल में जाओ याओ के लिए गुडविल पैदा होगी।
4. महल में उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है। वो खुद अपनी जिंदगी से नाराज नहीं थी। लोग नीचा दिखाते थे, पर खुलकर जुल्म करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसकी बस एक ही तमन्ना थी, याओ याओ जिंदा रहे, सुरक्षित रहे, इस खतरनाक महल में बड़ा हो और आगे चलकर अपनी जमीन के साथ एक शांत जिंदगी जिए। इसलिए उसने अपने बेटे को हमेशा समझाया, डम दिखना भी एक तरह की अक्ल है। दिल ही दिल में उसे ये सब अनफेयर लगता था। उसका बेटा किसी से कम नहीं था। अगर उसका जन्म किसी पावरफुल फैमिली में होता तो वो आज कुछ और होता। उसने कभी फेवर के लिए कम्पीट करने का भी सोचा था, पर फेवर के साथ आती है मौत की साजिश। लियांग फैमिली कमज़ोर थी। अगर एम्परर का प्यार मिलता तो पहला निशाना वही बनते। इसलिए उसने शांति चुनी। ज़ाओ याओ हैरान हो गया। मदर, मतलब आप चाहते हैं मैं और चीज़ें बनाऊं? नहीं, लियांग ज़ाओयी ने प्यार से कहा। मैं फोर्स नहीं कर रही। जैसे स्टिरअप नेचुरली याद आया, वैसे ही अगर कुछ और आए तब बनाना। और अगर फ्यूचर में स्टिरअप से भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ बना ली तो? ज़ाओ याओ ने पूछा। तो वो और भी अच्छी बात होगी। लियांग ज़ाओयी मुस्कुराई। देश और लोगों का भला होगा। पर मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस लगे, लियांग ज़ाओयी ने सीरियस होते हुए कहा, तो पहले मदर से बात करना। ज़रूरत पड़ी तो रुक जाएंगे। ठीक है, ज़ाओ याओ ने ओबीडियंटली कहा। स्टिरप्स की बात हम दोनों नहीं उठाएंगे। तो फादर को कौन बताएगा? लियांग ज़ाओयी ने प्लान बताया। कुछ दिन बाद जब तुम घुड़सवारी प्रैक्टिस करो, हेयू पर स्टिरप्स लगा देना। लोग खुद नोटिस करेंगे और बात फादर तक पहुंच जाएगी। ज़ाओ याओ की आंखें चमक उठी। मदर सच में हर बात सोचती हो। अभी इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। ज़ाओ याओ ने जोर से जम्हाई ली। मदर, मुझे नींद आ रही है। जाकर सो जाओ। ज़ाओ याओ ने झुककर सलाम किया और टोंगशी के साथ चला गया। लियांग ज़ाओयी वहीं बैठी रही, भवें थोड़ी सिकड़ी हुई। गुईशिंग चाय ले आई। मैडम, आप परेशान लग रही हैं। लियांग ज़ाओयी ने हल्की सांस ली। कभी कभी लगता है मैं याओ याओ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। गुईशिंग ने धीरे से कहा। मैडम, महल में सबसे पहली चीज़ है जिंदा रहना। जब तक हिज हाइनेस जिंदा और सुरक्षित हैं, फ्यूचर में वो जो चाहें कर सकते हैं। प्रिंस आपकी नीयत समझते हैं, इसलिए तो वो खुद को छिपा रहे हैं। तो प्लीज़ खुद को दोष मत दीजिए। चैप्टर 63 जश्न की दावत। शेनार के एंड पर ज़ाओ याओ को लियांग ज़ाओयी ने जगा दिया। जैसे ही ज़ाओ याओ उठकर कपड़े पहनने लगा, बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाया। लियांग ज़ाओयी ने उसे छेड़ते हुए कहा, आज बेड में आलस क्यों नहीं कर रहे? ज़ाओ याओ की आंखें चमक उठी। मैं बीफ खाने जा रहा हूँ। वो बीफ के बारे में दिनों से सोच रहा था। आज रात टेबल पर जितना बीफ होगा मैं सब खत्म कर दूंगा। असल में सिर्फ रात के डिलिशियस खाने के लिए ही उसने दोपहर का लंच भी पूरा नहीं खाया था। लियांग ज़ाओयी ने उसके माथा पर हल्की सी थप दी, थोड़ी हेल्पलेस, थोड़ी प्यार भरी। ज्यादा मत खा लेना, वरना रात को पेट दर्द करेगा। मदर, टेंशन मत लो, ज़ाओ याओ ने कॉन्फिडेंस से कहा। मुझे पेट दर्द नहीं होगा। उसने सीक्रेटली टोंगशी को सुबह ही इंपीरियल मेडिकल ब्यूरो भेजकर डाइजेस्टिव मेडिसिन मंगवा ली थी। ज्यादा खा लिया तो एक गोली, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। फिर लियांग ज़ाओयी सीरियस हो गई। आज मदर तुम्हारे साथ नहीं होगी। तुम्हें अपने 4th और 8th ब्रदर्स की बात सुननी होगी। कॉन्क्यूबाइन होने के नाते वो चाओयांग पैलेस के ग्रैंड सेलिब्रेशन फीस्ट में शामिल नहीं हो सकती थी। आज रात के फीस्ट में सिर्फ प्रिंसेस ही नहीं, बल्कि सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स भी आने वाले थे। लियांग ज़ाओयी और यू मेरिन को क्योंगलिन गार्डन के हैरम बैंक्वेट में जाना था, इसलिए उनका ज़ाओ याओ से अलग होना तय था। मदर, चिंता मत करो, ज़ाओ याओ ने ग्रिन करते हुए कहा। मैं सिर्फ खाना खाने जा रहा हूँ, खाऊंगा, बोलूंगा नहीं। उसने सीधा लॉजिक लगाया। एक ही मुंह है, खाने में ही बिजी रहेगा, बात करने का टाइम ही कहा। बैंक्वेट में जो भी हो,
ज्यादा क्यूरियस मत होना, समझे? लियांग ज़ाओई थोड़ी एंग्शियस थी। और डरना भी मत। ये पहली बार था जब ज़ाओयाओ इतनी बड़ी रॉयल दावत में अकेला जा रहा था। पहले 6 साल की उम्र तक वो हमेशा अपनी माँ के साथ जाता था। अब पढ़ाई शुरू हो चुकी थी तो उसे अकेले ही ऐसे मौक़ों पर जाना पड़ता था। मदर, डरने जैसा क्या है? ज़ाओयाओ ने कैजुअल टोन में कहा। कल सेकंड ब्रदर को लेने गया था, तब भी तो सबको देखा ही था। ऑफिशियल्स होंगे, पर वो उससे जानते भी नहीं, तो डर किस बात का? लियांग ज़ाओई ने उसके छोटे से चेहरे को छुआ। अच्छा है तुम नहीं डरते। ज़ाओयाओ ने उल्टा अपनी माँ के कंधे पर हाथ रख दिया और चीखली बोला, मदर, टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। लियांग ज़ाओई ने उसकी छोटे से पीठ पर प्यार से थपकी दी। जाओ, चाओयांग पैलेस जाओ, लेट हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा। ज़ाओयाओ अब डिले करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो तुरंत टोंगशी के साथ निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा फोर्थ प्रिंस आगे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। फोर्थ ब्रदर! ज़ाओयाओ खुशी से भागकर उसके पास गया। ज़ाओयाओ के चेहरे पर जो खुशी चमक रही थी वो हेड टू टो दिख रही थी। यूजुअली सीरियस रहने वाले फोर्थ प्रिंस के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने खुश? फोर्थ प्रिंस ने पूछा। मैं डिलीशियस खाना खाने जा रहा हूँ। ज़ाओयाओ हंसा। मैं तो सिर्फ आज की फीस्ट के लिए ही सेकंड ब्रदर की वापसी का इंतजार कर रहा था। उसने फोर्थ प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। चलो जल्दी चलते हैं। फोर्थ प्रिंस हंस पड़ा। फीस्ट शुरू भी नहीं हुई है, अभी जाकर भी खाना नहीं मिलेगा। अगर जल्दी गए, ज़ाओयाओ ने आंख मारते हुए कहा, तो आप अपने कजिन से बात कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंस के 2 कजिन्स कोर्ट के इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, एक मिनिस्टर ऑफ फाइट्स, दूसरा जूनियर मिनिस्टर। ली फैमिली ने पहले डायनेस्टी से सीख लिया था, सबको इंपीरियल कॉलेज भेजने के बजाय टैलेंटेड मेंबर्स को सीधा कोर्ट में भेजना ज़्यादा फायदेमंद होता है। फोर्थ ब्रदर, आप उनसे बात नहीं करना चाहेंगे? ज़ाओयाओ ने टीज़ किया। फोर्थ प्रिंस ने कुछ नहीं कहा, बस ज़ाओयाओ का हाथ पकड़कर पेस तेज कर दिया। फिर चलो, जल्दी। जब चाओयांग पैलेस पहुंचे तो सारे मिनिस्टर्स ऑलरेडी आ चुके थे। प्रिंसेस में सिर्फ वही दोनों थे, बाकी अभी नहीं आए थे। फोर्थ प्रिंस को प्रणाम, 10th प्रिंस को प्रणाम। उठो, फोर्थ प्रिंस ने कामली कहा। कुछ मिनिस्टर्स फोर्थ प्रिंस से बात करना चाहते थे। ज़ाओयाओ सिचुएशन समझ गया। फोर्थ ब्रदर, मैं पहले अपनी सीट पर चला जाता हूँ। और वो टोंगशी के साथ चुपचाप चला गया। मिनिस्टर्स ने उसके जाने पर कोई खास रिएक्शन नहीं दी। उनकी नज़र में 10th प्रिंस का कोई वेट ही नहीं था। फोर्थ प्रिंस ने ये नोटिस किया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी, पर उससे पहले ही उसके 2 कजिन्स आ गए। जब इयोनिक के गाइड करने पर ज़ाओयाओ अपनी जगह बैठ गया, फीस्ट शुरू नहीं हुई थी, लेकिन टेबल पर 2 फ्रूट प्लेट्स ऑलरेडी रखी हुई थी। फ्रूट खाते हुए ज़ाओयाओ क्यूरियोसिटी से सबको देख रहा था। ड्यूक जेन और मार्क्विस श्वैंगपिंग मिनिस्टर्स के बीच घिरे हुए थे। ड्यूक जेन का चेहरा बिल्कुल न्यूट्रल था, जबकि मार्क्विस श्वैंगपिंग खुशी से चमक रहा था। बाकी मिनिस्टर्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बातें कर रहे थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान, किसी पर टेंशन। सच में कितना कॉन्ट्रास्ट है, ज़ाओयाओ ने सोचा। हाँ, उसने इधर उधर देखा। मिनिस्टर कॉन्ग कहाँ है? उसने दोबारा देखा। मिनिस्टर कॉन्ग और उनका बेटा दोनों ही नजर नहीं आ रहे थे। तभी फोर्थ प्रिंस अपने दोनों कजिन्स को ज़ाओयाओ के पास ले आया और इंट्रोड्यूस किया। ज़ाओयाओ थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, फिर पोलाइटली ग्रीट किया। फोर्थ प्रिंस के कजिन्स काफ़ी टॉकेटिव थे। जब उन्हें पता चला कि ज़ाओयाओ को खाना पसंद है, तो वो अलग अलग जगहों के डेलिकेसीज के बारे में बताने लगे। ज़ाओयाओ का मुंह पानी से भर गया। टाइम मिले तो फोर्थ प्रिंस के साथ ली फैमिली आना, उन्होंने कहा। हमारे घर का शेफ ऐसे डिशेस बनाता है जो कैपिटल में नहीं मिलती। ज़ाओयाओ तुरंत इम्प्रेस हो गया। थोड़ी देर बाद थर्ड प्रिंस अपने लोगों के साथ आ गया। उसके सपोर्टर्स तुरंत उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। फोर्थ प्रिंस के कजिन्स अपनी सीट्स पर वापस चले गए। ज़ाओयाओ ने विस्पर किया, फोर्थ ब्रदर, आपके कजिन्स भी खाने के शौकीन हैं। हाँ, फोर्थ प्रिंस ने हल्का सा हंसकर कहा। दादाजी हमेशा उन्हें डांटते रहते हैं। उनके हिसाब से खाने का शौक स्कॉलर्स के लिए अच्छा नहीं। सेम ट्राइब,
जाओयाओ बोल ही रहा था कि अचानक मिनिस्टर्स खड़े हो गए। क्राउन प्रिंस आ रहे हैं। क्राउन प्रिंस के साथ एथ प्रिंस भी था। थोड़ी बातचीत के बाद एथ प्रिंस सीधा जाओयाओ के पास आ गया। एथ ब्रदर, जाओयाओ हैरान हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्राउन प्रिंस फादर के साथ क्यों नहीं है? सेकंड ब्रदर फादर के साथ हैं, एथ प्रिंस ने बताया, इसलिए एल्डेस्ट ब्रदर मुझे यहाँ पहले ले आए। मिनिस्टर कॉन्ग भी फादर के साथ हैं। ओह, जाओयाओ को समझ आ गया, इसलिए मिनिस्टर कॉन्ग दिखे ही नहीं। सेकंड ब्रदर उनके घर खुद गए थे, दोनों साथ में फादर से मिलने गए थे। फोर्थ प्रिंस ने भौहे से कुड़ी पर कुछ ना बोला। फादर और सेकंड ब्रदर कब आएंगे? जाओयाओ ने अपना पेट थपथपाया और लिप्स लिक किए। मुझे भूख लग रही है। मिनिस्टर कॉन्ग और कोर्ट पॉलिटिक्स उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तभी इयोनेक्स और पैलेस मेड्स डिशेस लाने लगे। खाने की खुशबू फैलते ही जाओयाओ का पेट जोर से गुर्रा गया। फोर्थ और एथ प्रिंस दोनों हेल्पलेस हो गए। फादर अभी तक क्यों नहीं आए? जाओयाओ ने गेट की तरफ देखा। बस आ ही रहे होंगे। एथ प्रिंस ने उसके सिर पर हल्का सा टैप दिया। और लेट हुए तो खाना ठंडा हो जाएगा। जैसे ही वो बोला, एम्परर अपीयर हुए, उनके साथ सेकंड प्रिंस, नाइन्थ प्रिंस और मिनिस्टर कॉन्ग। मिनिस्टर सब हैरान रह गए। मिनिस्टर कॉन्ग का चेहरा बिल्कुल कड़वा हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि प्रिंस डे खुद उसके घर आएगा, जबरदस्ती अपनी कैरेज में बैठाएगा और सीधा एम्परर के पास ले जाएगा। वो प्रिंस डे की नीयत समझ चुका था, इसलिए उसने दिल में ठान ली कि कल सुबह कोर्ट के बाद वो एम्परर से मिलेगा और इस शादी के प्रपोजल को साफ साफ मना करेगा, चाहे प्रिंस डे नाराज हो जाए, चाहे एम्परर ही क्यों ना गुस्सा हो। जैसे ही एम्परर अपनी सीट पर बैठे, शाही सेलिब्रेशन बैंक्वेट ऑफिशियली शुरू हो गया। सबसे पहले क्राउन प्रिंस खड़ा हुआ। उसने एम्परर को 3 प्याले शराब के चढ़ाए और ग्रेट जू की स्थिरता, समृद्धि और अनंत शांति की प्रार्थना की। फिर उसने 3 प्याले प्रिंस डाई को डेडिकेट किए, उन्हें इस युग का वॉर गॉड कहकर संबोधित किया, जिसके बिना आज का सुकून मुमकिन नहीं था। क्राउन प्रिंस ने कहा कि प्रिंस डाई के होते हुए ना सिर्फ दरबार बल्कि आम जनता भी चैन की सांस लेती है। आखिर में उसने ये भी कहा कि ऐसे भाई के होते हुए उसे एक छोटे भाई के रूप में बहुत सुकून मिलता है। प्रिंस डाई के मन में इस प्रेज के लिए सिर्फ ठंडी सी नफरत थी, लेकिन चेहरे पर विनम्रता लाकर बोला, ये सब मेरा कर्तव्य है। क्राउन प्रिंस के बाद थर्ड प्रिंस का नंबर आया। थर्ड प्रिंस अपनी लिटरेरी टैलेंट के लिए मशहूर था। पहले उसने एम्परर की तारीफ में एक कविता पढ़ी, फिर प्रिंस डाई को युग का वीर और सभी के लिए एक मिसाल बताया। फोर्थ प्रिंस भी कम प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन उसने चाटुकार शब्दों का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे, सरल और सच्चे शब्दों में एम्परर की बुद्धि और न्याय की प्रशंसा की। प्रिंस डाई के लिए उसने एक छोटे भाई के रूप में अपनी इज्जत और एडमिरेशन दिखाई और कहा कि भविष्य में वो भी प्रिंस डाई की तरह देश और जनता की सेवा करना चाहता है। उसके शब्द थर्ड प्रिंस से कहीं ज्यादा सच्चे और गहरे थे। कई मिनिस्टर्स ने सुनते ही सराहना भरी नज़रों से उसे देखा। दरबार में फोर्थ प्रिंस के लिए इंप्रेशन काफ़ी अच्छा था। कम उम्र होने के बावजूद वो शांत, मैच्योर, वर्चुअस और एक्सेप्शनली टैलेंटेड था। ऊपर से उसकी माँ का घराना ली फैमिली था, जिसे कई सिविल ऑफिशियल्स का सपोर्ट मिलता था। फिर फिफ्थ प्रिंस और बाकी राजकुमार आए, सब कुछ थर्ड प्रिंस जैसा ही, थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेटेड। जब एथ प्रिंस टोस्ट देने उठा, जाओयाओ ने नोटिस किया कि मिनिस्टर्स के चेहरों पर हल्की सी डिस्डेन थी। एथ प्रिंस खुद जानता था कि ना एम्परर उसे पसंद करते हैं, ना प्रिंस डाई। इसलिए उसने बस छोटे से शब्द में बधाई दी और बैठ गया। नाइन्थ प्रिंस का स्पीच लंबा और बेकार था। एम्परर ने बीच में ही रोक दिया, बस करो, बैठ जाओ। आखिर में जाओयाओ का नंबर आया। उसने जानबूझकर डरा हुआ और घबराया हुआ एक्टिंग की, बोलते वक्त स्टटर करता रहा। एम्परर को जाओयाओ की ये टिमिड नेचर बिल्कुल बुरी नहीं लगी। उसकी बेचैनी देखकर एम्परर के चेहरे पर नर्म सी मुस्कान आ गई। जाओयाओ के बाद मिनिस्टर्स आए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर है और ग्रैंड मास्टर लियू। उनकी बातें सिंपल थीं, देश में शांति, अच्छी फसल और समृद्धि की कामना।
प्रिंस डाई की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो यंग एम्परर की स्पिरिट को एम्बॉडी करते हैं, लेकिन फिर भी एम्परर से थोड़ा कम है। प्रिंस डाई ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। उसने कहा, मुझे एम्परर की आधी क्षमता भी मिल जाए वही काफ़ी है। फिर आए ड्यूक जेन और मार्किस एक्सवानपिंग। ड्यूक जेन ने पहले चाटुकार बातें की, फिर प्रिंस डाई के सालों के अचीवमेंट्स को आसमान तक चढ़ा दिया। प्रिंस डाई के मन में हल्की सी हंसी आई। ये तारीफ सच्ची नहीं थी। उसने तुरंत कहा कि वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है। कैपिटल आने से पहले प्रिंस डाई को मार्किस एक्सवानपिंग का लेटर मिला था, जिसमें ड्यूक जेन और क्राउन प्रिंस के गंदे पॉलिटिकल चाल लिखे थे, कैसे वो प्रिंस डाई को टारगेट बना रहे हैं। इसलिए जब ड्यूक जेन ने प्रिंस डाई की ग्रैंड मास्टर कॉन्ग की छोटी बेटी से एंगेजमेंट का जिक्र किया, ग्रैंड मास्टर कॉन्ग का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। प्रिंस डाई और मार्किस एक्सवानपिंग दोनों समझ गए ये बात सीधी नहीं थी, लेकिन ड्यूक जेन ने मैरिज पर ज्यादा बात नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा कि शादी के बाद प्रिंस डाई को जल्द ही इंपीरियल फैमिली का वंश बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसका कोई वारिस नहीं था। ये बात दरबार का माहौल बदलने के लिए काफ़ी थी। क्राउन प्रिंस ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। सेकंड ब्रदर, इस बार कैपिटल आकर फादर एम्परर को जल्दी से एक पोता देना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रिंस डाई का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। कौन सा आदमी बर्दाश्त करेगा जब लोग उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाएं? प्रिंस डाई सीधा खड़ा हुआ। फादर एम्परर, इस साल मैं आपको जरूर एक पोता दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मिनिस्टर्स ने सिर झुका लिया, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। इस बीच जाओ याओ चुपचाप बीफ खा रहा था। सिर्फ खा ही नहीं रहा था, चुपके से थोड़ा और भी रखवा रहा था, टोंग जी को पकड़ाकर। उसे लगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन एम्परर सब देख चुके थे। एम्परर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये छोटा शरारती लड़का फ्यूचर में कुछ बनेगा। उसे अपना बड़ा भाई याद आ गया, जो हमेशा खाना छुपाकर छोटे भाइयों के लिए ले जाता था। यादें मीठी थीं और बैंक्वेट धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। चैप्टर 65 मेरिट्स। 8th प्रिंस ने जाओ याओ की छुपी छुपी हरकतें देख लीं। मुस्कुराते हुए थोड़ा इंडल्जेंट टोन में बोला, 8th ब्रदर, तुम क्या कर रहे हो? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि जाओ याओ ने तुरंत अपनी उंगली होंठों पर रख दी। इधर उधर सतर्क नजर डालते हुए धीरे से बोला, 8th ब्रदर, आवाज नीचे रखो। उसके बाद बिल्कुल शातिर तरीके से उसने और बीफ के टुकड़े छुपा लिए। 8th ब्रदर, बस ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ देखा ही नहीं। जाओ याओ ने दोनों हाथ जोड़कर हल्का सा झुककर रिक्वेस्ट की। 8th प्रिंस हंस दिया। उसने हाथ बढ़ाकर जाओ याओ के गोल मटोल गाल पिंच की और प्यार से छेड़ते हुए बोला, तुम तो सच में एक छोटा सा ग्लटन हो। 8th ब्रदर, पता नहीं नेक्स्ट टाइम बीफ कब मिलेगी, इसलिए अभी ज्यादा छुपा लेता हूँ ताकि कुछ दिन और एंजॉय कर सकूं। जाओ याओ खुद को बड़ा स्मार्ट समझ रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कोई जबरदस्त आइडिया आ गया हो। उसने खींचकर बिल्कुल चिपचिपे अंदाज में बोला, 8th ब्रदर। 8th प्रिंस को तुरंत समझ आ गया ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, मैं मदद कर देता हूँ। जाओ याओ का छोटा सा चेहरा तुरंत खिल उठा। 8th ब्रदर, आप सबसे बेस्ट हो। और क्या छुपाना है? केबल पर रखे डिशेस 8th प्रिंस को वैसे भी खास पसंद नहीं आ रहे थे। 2-3 बाइट में ही उसका पेट भर चुका था। 8th ब्रदर, बस बीफ और कुछ नहीं चाहिए। बाकी डिशेस रोज मिल जाती थीं, पर बीफ सिर्फ ऐसे खास मौक़ों पर। तुम्हें बीफ इतना पसंद है? 8th प्रिंस को तो बीफ, लैम्ब और पॉक सब एक जैसे लगते थे, ग्रीसी और बेकार। बचपन में जब जबरदस्ती खिलाया जाता था तो उल्टी तक आ जाती थी। बीफ सबसे टेस्टी होता है, दुनिया का बेस्ट मीट। जाओ याओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बीफ खाने से ताकत आती है। 8th ब्रदर, आप बहुत पतले हो, आपको ज्यादा बीफ खाना चाहिए। मुझे मीट पसंद नहीं, 8th प्रिंस ने शांत स्वर में कहा। ज्यादा मीट खाने से मोटापा आ जाता है, ध्यान रखना कहीं छोटा सा पिगलेट ना बन जाओ। मैं अभी छोटा हूँ, मुझे लंबा और स्ट्रॉन्ग होने के लिए मीट खाना जरूरी है। जाओ याओ ने तुरंत जवाब दिया, और मैं मोटा नहीं हूँ, मुझे तो लगता है मैं पतला हो गया हूँ। पतला?
एथ प्रिंस ने उसे ऊपर नीचे देखा डिसबिलीफ के साथ, फिर दोबारा उसके गाल पिंच करते हुए बोला, इस गोल मटोल चेहरे के साथ तुम खुद को पतला कह रहे हो? जाओ याओ ने उसका हाथ झटक दिया और पूरी सीरियसनेस के साथ बोला, एथ ब्रदर, मेरे शरीर का हर एक टुकड़ा मेरी मेरिट है। मेरिट? एथ प्रिंस बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। कौन सी मेरिट? जाओ याओ ने अपना छोटा सा सीना फुला लिया और गर्व से कहा, ये सब मैंने मेहनत से खाया है, इसलिए ये मेरी मेरिट है। ये सुनते ही एथ प्रिंस हंसी रोक नहीं पाया। उसने झुककर हाथ से अपना मुंह ढक लिया। पास बैठे फोर्थ प्रिंस ने भी अपनी चाय उठाकर चेहरे पर आती मुस्कान छुपा ली। जाओ याओ थोड़ा चिढ़ गया। एथ ब्रदर, अगर हंसना है तो सीधा हंसो। एथ प्रिंस ने सिर उठाया, पूरा चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। जाओ याओ पहली बार देख रहा था कि एथ प्रिंस इतना खुलकर हंसा हो, आंखें तक गायब हो गई थी। वो थोड़ा स्टन्ड हो गया। सच में इतना फनी था? उसे समझ ही नहीं आ रहा था। एथ प्रिंस ने हंस हंस कर जाओ याओ का चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से मलते हुए बोला, तो मुझे तुम्हारी मेरिट्स को और छूना पड़ेगा। जाओ याओ का चेहरा बिगड़ गया। उसने गुस्से में एथ प्रिंस के हाथ हटा दिए। मैं क्यों तुम्हें अपनी मेरिट्स छूने दूं? एथ प्रिंस ने उसका मुंह पिंच करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी चर्बी को मेरिट कह रहे हो? बिल्कुल आती है, मैंने मेहनत से खाया है, तो मेरे लिए ये मेरिट ही है। बिल्कुल बकवास। एथ प्रिंस हंसा। तुम्हारे लॉजिक का कोई जवाब नहीं। एथ ब्रदर, मदद करोगे या नहीं? कर तो रहा हूं कब से। बिना ड्रामा के एथ प्रिंस ने चुपचाप और बीफ उठाया और छुपा दिया। जाओ याओ फोर्थ प्रिंस से मदद मांगने में थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन फोर्थ प्रिंस ने खुद ही आगे बढ़कर उसके लिए कुछ मीट स्टैश कर दिया। उधर सामने क्राउन प्रिंस और प्रिंस डाई के बीच वर्बल फाइट चल रही थी, लेकिन जाओ याओ का ध्यान सिर्फ बीफ पर था। इसी बीच मिनिस्टर्स की तरफ मिनिस्टर कॉन्ग का चेहरा काफी परेशान लग रहा था। वो बार बार एम्परर की तरफ देख रहा था। उसका मन था कि एम्परर द्वारा दी गई शादी को रिफ्यूज करे, लेकिन वक्त गलत भी लग रहा था और सही भी। जब वो खड़ा होने ही वाला था, कॉन्ग युआन ने उसे पकड़ लिया। फादर, कल बात करते हैं, आज नहीं। आज ही सबसे अच्छा मौका है। मिनिस्टर कॉन्ग की आवाज़ दबी हुई थी। वो एम्परर को नाराज करना भी बर्दाश्त कर लेगा, पर अपनी बेटी को कॉन्क्यूबाइन बनते नहीं देखना चाहता था। फादर, माहौल देखिए। मिनिस्टर कॉन्ग ने चारों तरफ देखा। वाकई हवा कुछ अलग ही थी। कॉन्ग युआन ने धीरे से कहा, सब पावर के लिए लड़ रहे हैं। इस वक्त शादी की बात और आग भड़का देगी। आखिर मिनिस्टर कॉन्ग ने सिर हिला दिया। कल मॉर्निंग कोर्ट में बात करेंगे। इसी वक्त यूनिक लू कॉन्ग क्राउन प्रिंस के पास इंपीरियल ग्रैंडसन को ले आया। बच्चा अभी दूध पीकर उठा था, बिल्कुल एनर्जेटिक, बड़ी बड़ी गोल आंखों से इधर उधर देख रहा था। क्राउन प्रिंस ने उसे बाहों में उठाया। बेटा बाप को देखकर मुस्कुरा दिया। प्रिंस डाई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्राउन प्रिंस ने बच्चे को एम्परर की तरफ बढ़ाया। इंपीरियल ग्रैंडसन ने एम्परर को देखकर हाथ बढ़ा दिए, जैसे कह रहे हो, ग्रैंडपा उठा लो। एम्परर का चेहरा पिघल गया। उसने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। ट्वान ट्वान, क्या तुम ग्रैंडपा को याद रखते हो? ट्वान ट्वान ने एम्परर के गाल पर हाथ मारा और बैबल करने लगा। चाओयांग पैलेस में बच्चे की हंसी गूंज उठी। ड्यूक जेन ने तुरंत चाटुकारिता शुरू कर दी। इंपीरियल ग्रैंडसन, बिल्कुल आप जैसे लगते हैं, योर मैजेस्टी। सच में रिजेम्बलेंस था। पर जब ड्यूक जेन ने प्रिंस डाई की तरफ देखा, उसकी आंखों में छुपी हुई मोकरी थी। इंपीरियल ग्रैंडसन ने एम्परर की कमर से लटकता 9 ड्रैगन्स जेड पेंडेंट पकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं लिया। क्राउन प्रिंस ने तुरंत बोला, ट्वान ट्वान वापस करो, पर बच्चे ने सिर हिला दिया, मेरा है। एम्परर हंस दिया। अगर ट्वान ट्वान को पसंद है तो ये उसका। जेड पेंडेंट ऑफिशियली गिफ्ट हो गया। प्रिंस डाई और मार्क्विस श्वेंगपिंग के चेहरे एक साथ बदल गए। ड्यूक जेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ मार्क्विस श्वेंगपिंग की तरफ देखा। बिना शब्द के भी तीर सीधा निशाने पर था। चाओयांग पैलेस में जो ड्रामा हुआ वो काफी शानदार था।
जाओ याओ भले ही सर झुकाए बीफ खा रहा था, पर उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं और कान एक भी बात मिस नहीं कर रहे थे। क्राउन प्रिंस और ड्यूक झेन की चाल सच में कमाल की थी। पहले बच्चे के जरिए सेकंड ब्रदर की नालायकी पर हल्का सा तंज मारा, फिर बच्चे के नाम पर रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की और आखिर में उसी बच्चे को यूज करके फादर का दिल जीत लिया। 9 ड्रैगन्स येड पेंडेंट तक हासिल कर लिया। एक ही चाल में 3 शिकार। सच में शतरंज का मास्टर स्ट्रोक था। आज की विक्ट्री फीस्ट असल में सेकंड ब्रदर के लिए थी, उसका ग्लोरी मोमेंट। लेकिन अब सारे सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स के दिल में उस पर शक उग चुका था। और कौन सा मर्द अपनी काबिलियत पर सवाल बर्दाश्त कर सकता है? जाओ याओ को लगता था सेकंड ब्रदर का प्लान ये था कि आज के फीस्ट में क्राउन प्रिंस को नीचा दिखाया जाए, लेकिन उल्टा हो गया। क्राउन प्रिंस और ड्यूक झेन ने ही उससे घेर लिया। सेकंड ब्रदर और मार्क्विस स्वेन पिंग अपनी बड़ी अचीवमेंट्स और फादर के द्वारा कोंग ताइचांग की छोटी बेटी से शादी तय होने के बाद काफ़ी घमंड में आ गए थे। उन्होंने क्राउन प्रिंस और ड्यूक झेन को हल्का समझ लिया। कैपिटल लौटने से पहले एक बड़ा झटका लग चुका था, फिर भी कोई सीख नहीं ली। ये समझ बैठे कि जैसे ही कोंग ताइचांग की बेटी का रिश्ता पक्का हुआ, क्राउन प्रिंस का पत्ता कट गया। इसी गलतफहमी ने उन्हें अंधा कर दिया। जाओ याओ पहले से ही अंदाज़ा लगा रहा था कि क्राउन प्रिंस और ड्यूक झेन सेकंड ब्रदर को आज स्पॉटलाइट नहीं लेने देंगे, पर ड्यूक झेन का तरीका इतना नपातुला और गहरा होगा ये उसने भी नहीं सोचा था। कल सुबह तक पूरे कैपिटल में अफवाह फैल चुकी होगी, सेकंड ब्रदर नाकाबिल है। कल दोपहर जब सेकंड ब्रदर कैपिटल लौटा था, चेहरा चमक रहा था। आज रात के बाद वो चमक गायब हो चुकी थी। जाओ याओ को लगा था क्राउन प्रिंस कुछ टाइम के लिए दब जाएगा, पर उल्टा हो गया। न सिर्फ सेकंड ब्रदर ने क्राउन प्रिंस और ड्यूक झेन को अंडर एस्टिमेट किया, बल्कि जाओ याओ खुद भी ड्यूक झेन की इस चाल का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। इसीलिए कहते हैं, ड्यूक झेन को कभी कम मत समझो, वरना कब और कैसे फंसा दे पता ही नहीं चलेगा। ड्यूक झेन के रहते सेकंड ब्रदर के लिए क्राउन प्रिंस की जगह लेना बहुत मुश्किल होगा। इसी सोच में डूबा जाओ याओ टेबल की तरफ देखा। बीफ खत्म। उसकी आंखों में तुरंत उदासी आ गई। काफी देर इंतजार किया, पर नया प्लेट नहीं आया। एथ ब्रदर, उसने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, अभी और बीफ आएगा क्या? एथ प्रिंस ने हंसकर उसके होंठ के कोने को छेड़ा। नहीं, इंतजार छोड़ दो। जाओ याओ हार मानने को तैयार नहीं था। सच में बिल्कुल भी नहीं। एथ प्रिंस ने उसका छोटा सा पेट थपथपाया। तुमने आज कितनी प्लेट्स खाई हैं पता है? तुम्हारा पेट गोल हो गया है, और खाओगे तो फट जाएगा। वो थोड़ा सोचकर बोला, और तुमने सिर्फ मीट ही खाया है, पोक, लैम, चिकन, डक, गूस, सब कुछ, बस सब्जी नहीं। ये कहकर उसने स्पिनच उठाई और जाओ याओ के मुंह के पास ले आया। बीफ के बारे में सोचना बंद करो, सब्जी खाओ। जाओ याओ ने स्पिनच को ऐसे देखा जैसे दुश्मन हो। एथ ब्रदर, मुझे नहीं खा। उसके बोलने से पहले ही स्पिनच उसके मुंह में थी। उसका चेहरा सिकुड़ गया जैसे थूकने वाला हो। थूकना मत, एथ प्रिंस ने तुरंत धमकाया, निगल लो। मजबूरी में बड़े ही नाखुशी के साथ जाओ याओ ने निगल लिया। तुरंत दूसरा बाइट। एथ ब्रदर, मैं और नहीं खा सकता। नहीं चलेगा। एथ प्रिंस ने जानबूझकर सख्त शक्ल बना ली। आज तुमने एक भी सब्जी नहीं खाई। मुझे सब्जी पसंद नहीं। सिर्फ मीट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसने जाओ याओ के माथे पर ठोका। पिकी होना बुरी बात है। जाओ याओ ने तुरंत पलटकर बोला, आप खुद मीट पसंद नहीं करते, फिर मुझे पिकी कह रहे हैं? मैं मीट पसंद नहीं करता, फिर भी थोड़ा खा लेता हूँ। तुम तो सब्जी को हाथ भी नहीं लगाते। जाओ याओ ने मदद के लिए फोर्थ प्रिंस की तरफ देखा। फोर्थ ब्रदर, आप कुछ बोलो।
फोर्थ प्रिंस ने शांत और सीरियस आवाज में कहा, पिकी होना गलत है, सब्जी खानी चाहिए। और ये कहकर उन्होंने भी स्पिनच उठाकर जाओ याओ को खिला दी। जाओ याओ ... इसी वक्त एम्परर उठ खड़े हुए और चाओयांग पैलेस से निकल गए। इंपीरियल स्टडी में अभी भी ढेर सारे मेमोरियल्स पड़े थे। चाहे आज फेवरेट बेटे की विक्ट्री फीस्ट हो, पर राज्य के काम सबसे ऊपर थे। एम्परर पीछे हाथ बांधे बेसुरा सा हमिंग कर रहे थे। पीछे चल रहे सुनकुई ने हिम्मत करके कहा, योर मैजेस्टी, बहुत दिन बाद आप इतने खुश दिख रहे हैं। एम्परर के होंठ पर हल्की सी मीनिंगफुल मुस्कान आई। आज का नाटक अच्छा था, मुझे काफी मजा आया। नाटक? सुनकुई थोड़ा चौंका, फिर समझ गया। मार्क्विस स्वैनपिंग और ड्यूक झेन की बात कर रहे हैं। ड्यूक झेन हमेशा मुझे सरप्राइज करता है, एम्परर ने गहरी नज़र के साथ कहा। फिर अचानक उनके चेहरे पर नरम सी मुस्कान आ गई। इंपीरियल किचन से बचा हुआ बीफ लिटिल 10 को भेज दो। सुनकुई थोड़ा हक्का बक्का रह गया। हिज हाइनेस 10 को बीफ? हाँ, उसे बीफ बहुत पसंद है। आज फीस्ट में लगातार खा रहा था। जाओ याओ के चोरी छुप के बीफ छुपाने का सीन याद आते ही एम्परर के चेहरे पर प्यारी भरी हंसी आ गई। अगर किचन में बीफ बचा हो तो सब भेज देना। ओ, और डिलीवरी के वक्त पूछ लेना उसने अनालेक्स कॉपी कर ली है या नहीं। अगर जाओ याओ यहाँ होता तो दिल में जरूर कहता, फादर एक डीमन है। सुनकुई हंस दिया। योर मैजेस्टी, अगर उसे पता चला तो या तो बहुत खुश होगा या फिर रोएगा। एम्परर की आंखों में हंसी भर गई। बच्चों के लिए रोना आंखों के लिए अच्छा होता है। सुनकुई ने मन ही मन सोचा, हिज हाइनेस 10 की किस्मत भी क्या है, ऐसे पिता मिले हैं। चैप्टर 67 लियांग ज़ावी की अजीब बातें। एम्परर मेमोरियल्स पढ़ने में व्यस्त थे, इसलिए सुनकुई ने रुखसत लेने की तैयारी की। तभी एम्परर ने कागज़ों से नज़र उठाए बिना कहा, उसे गज़ेटियर्स पढ़ना पसंद है, कुछ और ढूंढकर भेज दो। सुनकुई थोड़ा चौंक गया, फिर झुककर बोला, जी महाराज। हुक्म देने के बाद एम्परर फिर से मेमोरियल्स पढ़ने लगे। सुनकुई थोड़ा हिचकिचाया, फिर संभल कर पूछा, महाराज, हाल ही में कुछ अच्छे ब्रशेस, इंक, पेपर और इंकस्टोन्स ट्रिब्यूट आए हैं, क्या एक सेट लियांग ज़ावी के लिए भेज दिया जाए? एम्परर ने बिना देखे जवाब दिया, भेज दो। सुनकुई ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। फिर उसने दोबारा पूछा, महाराज, कुछ बढ़िया कपड़े भी ट्रिब्यूट आए हैं, क्या लियांग ज़ावी के लिए भी चुनवा लें? कपड़े? एम्परर ने वर्मिलियन पेन उठाया, अभी पढ़ के ख़त्म की हुई मेमोरियल पर आई नो लिखा, फिर पेन रखकर पूछा, किस तरह के? जियांगान की फाइन फैब्रिक्स, ब्रोकेड, डमस्क, सिल्क और गॉज। सुनकुई ने जवाब दिया। उसे सिंपल रंग पसंद है, एम्परर बोले। उसके लिए प्लेन फैब्रिक्स चुनो और 10th प्रिंस के लिए कुछ ब्राइट कलर्स भी ले लेना। जी महाराज। सुनकुई ने फिर पूछा, और कोई आदेश? एम्परर ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। सुनकुई इंपीरियल स्टडी से बाहर निकला। दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते उसकी भौएं थोड़ी सिकुड़ गई। वो गहरी सोच में था। उसका अप्रेंटिस ये देखकर पास आया। मास्टर, क्या बात है? सुनकुई होश में आया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, लियांग ज़ावी क्या फेवर्ड है? लियांग ज़ावी? अप्रेंटिस थोड़ा कंफ्यूज हुआ। कुछ देर बाद याद आया, वो हरम वाली लियांग ज़ावी? नहीं मास्टर, वो तो फेवर्ड नहीं लगती। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सुनकुई ने एम्परर के आज के सभी इंस्ट्रक्शंस बता दिए। अप्रेंटिस मुंह खोल कर रह गया। एम्परर को याद है कि लियांग ज़ावी को पढ़ना पसंद है, और कौन सी बुक्स? फिर और हैरानी से बोला, उन्हें ये भी याद है कि उसे प्लेन कलर कपड़े पसंद है। ये कैसे हो सकता है? अप्रेंटिस अक्सर हरम में एम्परर के गिफ्ट्स डिलीवर करता था। एम्परर ज़्यादातर गिफ्ट्स कैजुअली दे देते थे, चॉइस सुनकुई पर छोड़ देते।
सिर्फ नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग के लिए एम्परर खुद चीज़ें सिलेक्ट करते थे। बाकी किसी कंसॉर्ट, यहाँ तक कि एम्प्रेस को भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। तुम सामान सिलेक्ट कर लेना, सुनकुई ने कहा, और कल सुबह जल्दी कुंडे हॉल भेज देना। मास्टर, अप्रेंटिस ने आईब्रो उठाकर कहा। लियांग ज़ाओई के बारे में? सुनकुई ने सख्ती से बोला, ज्यादा खुशामद मत करना, जैसे पहले था वैसे ही रहने दो। समझ गया मास्टर। अप्रेंटिस ने रिलीफ की सांस ली। अच्छा हुआ मैंने हमेशा आपकी बात मानी और लियांग ज़ाओई को कभी नीचा नहीं दिखाया। उसने साई की। मुझे नहीं लगा था कि लियांग ज़ाओई इतनी केपेबल निकलेगी। एम्परर को उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स तक याद हैं। जो इंसान एम्परर का हर महीने का साथी हो वो सिंपल नहीं होता, सुनकुई ने धीरे से कहा। उसे याद आया जब लियांग ज़ाओई पहली बार पैलेस आई थी, एम्परर उसे महीने में 3-4 बार बुलवाते थे। 3-4 बार कम लगता है, पर हरम के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा फेवर थी नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग, जो महीने में 7-8 बार एम्परर के साथ होती थी। बाकी कंसॉर्ट्स, एम्प्रेस भी कभी 2 बार, कभी 1 बार और कभी बिल्कुल नहीं। उस वक्त नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग के बाद सबसे ज़्यादा एम्परर के पास लियांग ज़ाओई ही जाती थी। सबको लगा था कि वो सेकंड नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग बनेगी, लेकिन अचानक एम्परर ने उसे बुलाना बंद कर दिया। पर हर महीने के एंड में चाहे एम्परर कितने भी बिजी हों, वो कुंडे हॉल ज़रूर जाते थे। ये कभी नहीं बदला। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि एम्परर पूरे महीने किसी और कंसॉर्ट के पास नहीं जाते, सिर्फ कुंडे हॉल। वो आमतौर पर सिर्फ 1 रात वहां रुकते, 2-3 रात लगातार बहुत रेयर था। तब सुनकुई समझ गया कि लियांग ज़ाओई सिंपल नहीं है। शायद एम्परर और लियांग ज़ाओई के बीच कोई समझौता था। पहले लगा ये सब 10th प्रिंस के लिए है, लेकिन एम्परर 10th प्रिंस को भी ज़्यादा फेवर नहीं करते थे। ना लियांग ज़ाओई को ओपनली फेवर, ना गिफ्ट्स रैंक से ज़्यादा, सब नॉर्मल था। पर एम्परर का उसके प्रति एटीट्यूड अजीब था। न पूरी तरह फेवर्ड, न बिल्कुल इग्नोर्ड। आज पहली बार एम्परर ने उसके लिए चीज़ें खुद स्पेसिफाई की, और सबसे बड़ी बात, एम्परर को उसकी पसंद नापसंद याद थी। लियांग ज़ाओई भी अजीब थी। वो कभी एम्परर को खुश करने की कोशिश नहीं करती थी, न सूप्स, न स्नैक्स, न चनगुआंग हॉल के चक्कर। नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग ने एम्परर के लिए डांस तक सीखा। एम्प्रेस ने नए मेलोडीज। बाकी कंसॉर्ट्स रोज़ नए तरीके सोचती थीं, पर लियांग ज़ाओई कुछ भी नहीं। बस जब एम्परर कुंडे हॉल आते, वो खुद खाना बनाती थी, कपड़े और जूते भी बनाती थी, पर कभी दिखावा नहीं। सिर्फ जब एम्परर वहां रुकते तभी वो उन्हें देती। अगर सुनकुई एम्परर के कपड़े बदलने में मदद ना करता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि एम्परर के अंडरवेयर भी लियांग ज़ाओई ने बनाए होते हैं। और एम्परर उन कपड़ों को अक्सर पहनते थे। रोंग और एम्प्रेस के बनाए कपड़े 1-2 बार पहने, फिर कभी नहीं। लियांग ज़ाओई के कपड़े बार बार। जब सुनकुई ने पूछा कि क्या उनके कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो एम्परर ने बस इतना कहा, कंफर्टेबल होते हैं। स्किल बेहतर नहीं थी, मटेरियल भी सिंपल था, पर फिर भी एम्परर उन्हें ही चुनते थे। चलते चलते सुनकुई ने रियलाइज़ किया कि लियांग ज़ाओई का एम्परर के दिल में एक अलग ही मकाम है। वो सुंदर नहीं थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, कोई ख़ास टैलेंट नहीं, फैमिली का कोई पावर नहीं, पर वो कंफर्टेबल थी। एम्प्रेस के लिए सुनकुई सिर्फ एक यूनिक था, रोंग के लिए एक सर्वेंट, पर लियांग ज़ाओई के लिए वो एक इंसान था। वो यूनिक्स और मेड्स को भी इंसान समझती थी। सुनकुई हमेशा सोचता था कि इतनी नरमी पैलेस में जानलेवा हो सकती है, पर फिर भी लियांग ज़ाओई जिंदा रही, प्रेग्नेंट हुई, 10th प्रिंस को जन्म दिया और अपनी जगह बना ली। चैप्टर 68 दबंग नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग। क्योंगलिन गार्डन का सेलिब्रेशन बैंक्वेट खत्म हो चुका था। लियांग ज़ाओई या यू मेरिन कुंदे हॉल की तरफ लौट रही थी। जब एम्प्रेस गई ना, उनका चेहरा बिल्कुल काले पानी जैसा हो गया था। पैन कायरेन ने डर के साथ याद किया। मैं तो सांस लेने तक से डर रही थी। मैं भी,
यू मेरन अभी तक घबराई हुई थी। एम्प्रेस की नज़र ऐसी थी जैसे वो नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग को जिंदा फाड़ देगी। 5वीं राजकुमारी बैंक्वेट में जो हुआ उससे इतनी डर गई थी कि अभी तक संभल नहीं पाई थी। पहले भी एम्प्रेस और नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग के बीच तीखी बातें होती थीं। पैन कायरेन ने शब्दों को संभाल कर कहा, लेकिन आज जैसा कभी नहीं हुआ। क्या उन्होंने सच में रिश्ता तोड़ दिया? शायद, यू मेरन ने अजीब सी शक्ल बनाकर कहा। नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग कभी भी एम्प्रेस का ज्यादा लिहाज नहीं करती थी, हमेशा घमंडी रहती थी, पर आज वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव थीं। पैन कायरेन ने बात आगे बढ़ाई। नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लग रहा था जैसे, वो पूरी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन यू मेरन और लियांग ज़ाओई समझ गईं। यू मेरन ने पहले इधर-उधर देखा, फिर धीरे से बोली, उसने एम्प्रेस से जो कहा उससे ऐसा लग रहा था जैसे एम्प्रेस ज्यादा दिन एम्प्रेस। इससे पहले ही लियांग ज़ाओई ने उसका मुंह ढक दिया। संभल कर बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, लियांग ज़ाओई ने वार्निंग दी। यू मेरन ने तुरंत सिर हिलाया, तब जाकर लियांग ज़ाओई ने हाथ हटाया। बाकी बातें कुंदे हॉल पहुंचकर करेंगे। पैन कायरेन और यू मेरन दोनों ने जोर-जोर से हाँ में सिर हिलाया। अब किसी में भी बैंक्वेट की बात आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। गुइसिंग, लियांग ज़ाओई को ज़ाओ याओ की चिंता हो रही थी। चाओयांग पैलेस जाकर सेलिब्रेशन बैंक्वेट का हाल देखाओ, तुंगशी को बुलाकर पूछना। जी मैडम। गुइसिंग ने सलाम किया और चाओयांग पैलेस की तरफ चली गई। मुझे भी चाओयांग पैलेस की चिंता हो रही है, यू मेरन बोली। पता नहीं याओ याओ डर गया होगा या नहीं। वहाँ इतने सारे मंत्री और रॉयल रिलेटिव्स थे, पैन कायरेन ने कहा। याओ याओ तो ज़रूर डर गया होगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि क्राउन प्रिंस और प्रिंस डे दोनों मौजूद थे। मैं उसके डर की चिंता नहीं करती, लियांग ज़ाओई ने शांत स्वर में कहा। उसका हौसला काफ़ी बड़ा है, मुझे डर है कहीं वो ज़्यादा खा न ले। आज बैंक्वेट में कई डिशेस थीं जो उसे बहुत पसंद थी, खासकर बीफ। वो काफ़ी दिनों से बीफ खाने की बात कर रहा था। लियांग ज़ाओई को डर था कि कहीं वो सब खत्म ही ना कर दे। याओ याओ तो बीफ के नाम पर पागल है, यू मेरन हंस पड़ी। शायद सच में पेट भर के खा लेगा। मेरे पास पाचन की दवा है। लियांग ज़ाओई ने नोटिस किया कि 5th प्रिंसेस बिल्कुल चुप थी। उसने यू मेरन को देखा, यू मेरन समझ गई और हल्का सा सिर हिलाया। कुंदे हॉल पहुंचने से पहले ही गुइसिंग वापस आ गई। मैडम, एम्परर तो काफ़ी पहले चले गए थे। चेनग्वांग हॉल का सेलिब्रेशन बैंक्वेट भी खत्म हो चुका है। हिज हाइनेस अब तक लौट चुके होने चाहिए। यू मेरन हैरान हो गई। चेनग्वांग हॉल का बैंक्वेट भी खत्म? इतनी जल्दी कैसे? पैन कायरन भी कंफ्यूज थी। क्या आज का बैंक्वेट प्रिंस डे के लिए स्पेशल नहीं था? एम्परर उन्हें इतना फेवर करते हैं, फिर इतनी जल्दी क्यों चले गए? लियांग ज़ाओई ने अंदाज़ा लगाया, शायद एम्परर को कोई ज़रूरी काम आ गया हो। फिर सोचा कि बेटा वापस आ चुका होगा और बोली, चलो जल्दी वापस चलते हैं। कुंदे हॉल पहुंचा तो देखा तो ज़ाओ याओ वहाँ नहीं था। याओ याओ कहाँ है? ये तो कहा गया था कि वो लौट आया है। गुइसिंग बोली, चाओयांग पैलेस के यूनेक्स ने कहा था कि वो काफ़ी पहले निकल गया था। शायद स्टिंगडे पैलेस चला गया होगा, लियांग ज़ाओई ने कहा। थोड़ी देर में आ ही जाएगा। उसने यू मेरन और 5th प्रिंसेस से कहा, तुम दोनों जाकर आराम करो। जी दीदी। याद से सोने से पहले शांत करने वाला सूप पीना। फिर अचानक कुछ याद आया। लिटिल 5 बहुत डर गई है। उसके तकिए के नीचे एक सिजर्स रख देना, बुरा सपना नहीं आएगा। समझ गई। गुइसिंग ने देखा कि यू मेरन 5th प्रिंसेस को लेकर जा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखी। मैडम, 5th प्रिंसेस रास्ते भर बिल्कुल चुप रहीं। लगता है बहुत डर गई हैं। सिर्फ वो नहीं, लियांग ज़ाओई ने हल्की सी सांस भरी। हम जैसे बड़े लोग भी डर गए थे। इस महल में अब शांति के दिन नहीं रहे। मैडम, क्या नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग को लगता है कि प्रिंस डे के वापस आने से वो एम्प्रेस को रिप्लेस कर सकती हैं? शायद इसलिए कि एम्परर ने कॉन्ग टाइचैंग की छोटी बेटी का रिश्ता प्रिंस डे से तय कर दिया है। हरेम में सब जानते थे कि नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग एम्प्रेस की जगह चाहती थी, पर आज जैसी दबंग वो कभी नहीं थी। उसे लगता है कि प्रिंस डे जल्द ही क्राउन प्रिंस को रिप्लेस करेंगे।
मैडम, क्या एम्प्रेस सच में प्रिंस डे को क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं? ये बात हमें कंसर्न नहीं करनी चाहिए। पर मुझे क्राउन प्रिंस अच्छे लगते हैं, गुइसिंग बोली। वो नरम मिजाज के हैं, लोगों से अच्छा बर्ताव करते हैं। प्रिंस डे तो... वो आगे नहीं बोली। लियांग ज़ाओई ने सिर हिलाया। क्राउन प्रिंस हो या प्रिंस डे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। गुइसिंग तुरंत समझ गई। जी मैडम, मैं ज्यादा बोल गई। स्टिंगडे पैलेस जाकर देखो। लियांग ज़ाओई अभी भी ज़ाओ याओ को लेकर चिंतित थीं। देखो कहीं उसने ज्यादा खाकर तबीयत खराब तो नहीं कर ली। मैं अभी जाती हूँ। गुइसिंग स्टिंगडे पैलेस पहुंची, लेकिन पता चला कि ज़ाओ याओ 8वें प्रिंस के साथ वहां आया ही नहीं था। गेट पर खड़े यूनक को भी कुछ पता नहीं था। वो घबराकर तुरंत कुंदे हॉल लौट आई। मैडम, हिज हाइनेस वहां भी नहीं है। क्या उनके साथ कुछ हो गया? नहीं, लियांग ज़ाओई ने शांत रहकर कहा। वो कहीं खेलने चला गया होगा। मैडम, क्या मैं बाहर जाकर ढूंढूं? जरूरत नहीं, वो खुद ही लौट आएगा। मैं थक गई हूँ, मुझे स्नान के लिए तैयार करो। जी मैडम। जिस ज़ाओ याओ की सब चिंता कर रहे थे, वो उस वक्त महल के एक सुनसान कोने में एक कुएं के पास खड़ा था। एक यूनक जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, रो रहा था। तुंगशी उसके सामने झुककर बैठा, उसकी पीठ थपथपाकर बोला, अगर कोई दुख है तो बोलो, हिज हाइनेस तुम्हारा साथ देंगे। ज़ाओ याओ ने कहा, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। यूनक बस रोता रहा, सिर हिलाता रहा। ऐसी क्या बात है जिसमें हिज हाइनेस भी मदद नहीं कर सकते? तुंगशी बेचैन हो गया। थर्ड ब्रदर ने ऐसा क्या किया कि तुम मरना चाहते हो? ये वही कलाकारी में निपुण यूनक था जो पहले थर्ड प्रिंस के पास रहता था। ज़ाओ याओ की बात सुनते ही यूनक का शरीर कांप गया। वो झटके से सीधा बैठ गया, रोना भी भूल गया। तो ये सच है? ज़ाओ याओ ने धीरे से कहा। तुम्हारे साथ थर्ड ब्रदर ने कुछ किया है? क्या प्रिंस ने तुम्हें सताया? यूनक ने जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं बस जीना नहीं चाहता। उसने ज़ाओ याओ को गहरा सलाम किया। आज आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो आपको मुसीबत में डाल दूंगा। क्या तुम थर्ड ब्रदर का राज जानते हो? यूनक ने दांत दबा लिए और चुप रहा। ज़ाओ याओ उसका चेहरा देखकर समझ गया, उसका अंदाजा सही था। अगर मैं खुद अपनी जान ना दूं, यूनक ने कांपते हुए कहा, तो थर्ड प्रिंस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो अचानक खड़ा हुआ और कुएं में कूद गया। चैप्टर 69 थर्ड प्रिंस का राज। तोंगशी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस यूनक को कुआं से बाहर खींच लिया। शायद कुएं के अंदर मौत को इतना करीब से महसूस करने की वजह से बच जाने के बाद यूनक का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। आंखों में दहशत थी और पूरा शरीर कांप रहा था। तोंगशी इतना गुस्सा था कि उसे लग रहा था अभी उस यूनक को एक थप्पड़ मार दे। अगर उसके पास मार्शल स्किल्स ना होती तो ये यूनक अब तक कुएं में डूब चुका होता। तुमने प्रिंस और मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारी जान बचाई और तुम फिर मरना चाहते हो? तोंगशी ने गुस्से से कहा। तुम्हारी जान प्रिंस की है, प्रिंस की इजाज़त के बिना मरने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक यूनक फूट फूट कर रोने लगा। ज़ाओ याओ और तोंगशी दोनों चौंक गए। तोंगशी ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। यूनक ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और बिना आवाज के सिसकने लगा। ज़ाओ याओ शांत खड़ा रहा, कुछ बोले बिना। थोड़ी देर बाद यूनक धीरे धीरे शांत हो गया। अब वो जोर से नहीं रो रहा था, बस आंखें लाल थी। आंसुओं से भीगा चेहरा बिल्कुल उस छोटे से खरगोश जैसा लग रहा था जिसे किसी ने छोड़ दिया हो। जब देख लिया कि वो संभल गया है, तोंगशी ने हाथ हटा लिया। बोलो। यूनक ने सर उठाया और आंसुओं से भरे आंखों से ज़ाओ याओ को देखा। उसने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा पर फिर रुक गया। उसके चेहरे पर उलझन देखकर ज़ाओ याओ ने जबरदस्ती नहीं की। अगर तुम बोलना नहीं चाहते तो मत बोलो। ये सुनते ही यूनक की आंखें फैल गईं। मुझे थर्ड ब्रदर के राजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ज़ाओ याओ ने शांत स्वर में कहा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ। योर हाइनेस, मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है। अगर तुम फिर भी मरना चाहते हो तो तीसरी बार मैं नहीं बचाऊंगा। तोंगशी, चलो। तोंगशी ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे भीगे हुए यूनक को देखा। योर हाइनेस, क्या हम इसे सच में यहीं छोड़कर जा रहे हैं?
जो खुद जीना नहीं चाहता उसे बार बार बचाने का कोई फायदा नहीं, जाओ याओ ने जवाब दिया। फिर उसने तोंगशी को देखा जो खुद भी भीगा हुआ था। अगर तुम अभी कपड़े बदलने नहीं गए तो बीमार पड़ जाओगे। योर हाइनेस, मुझे ठंड नहीं लग रही। पर उससे पहले ही तेज हवा का झोंका आया और तोंगशी जोर से कांप गया। चलो वापस चलते हैं, जाओ याओ बोला। उसके बाहों में अभी भी बीफ था जो वो लियांग जाओई और बाकी लोगों के साथ खाने के लिए ले जा रहा था। तोंगशी ने एक बार फिर यूनक की तरफ देखा। वो चुपचाप होठ दबाए बैठा था। तोंगशी ने मन में ठान ली, अब इसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जी योर हाइनेस। जैसे ही जाओ याओ मुड़कर जाने लगा, पीछे से आवाज आई, योर हाइनेस। जाओ याओ रुका और बिना बोले उसकी तरफ देखा। यूनक ने जोर से 3 बार काउटाव किया, फिर कहा, योर हाइनेस, ये नौकर मरना नहीं चाहता। कुएं में गिरकर पानी में डूबते वक्त जो घुटन और मौत का डर महसूस हुआ था, उसने उसकी रूह हिला दी थी। योर हाइनेस, ये नौकर जीना चाहता है। ये सुनकर तोंगशी खुश हो गया। बस अब बात सही हुई, जाओ याओ ने कहा। फिर तो हमें तुम्हें बचाने की मेहनत का कोई अफसोस नहीं। जब जीना चाहते हो तो ढंग से जियो। योर हाइनेस, ये नौकर हावा किंग नाम है इसका। पहले मैं 5th प्रिंस की सेवा करता था। बाद में 3rd प्रिंस ने मुझे अपने पास रख लिया, कहकर के मैं अच्छा पेंटिंग करता हूँ। पर बाद में मुझे पता चला बात कुछ और थी। 3rd प्रिंस ने तुम्हें पेंटिंग की वजह से नहीं लिया, किसी और वजह से। हावा किंग ने डर को दबाते हुए कहा, 3rd प्रिंस हमें सिर्फ मज़े के लिए कूड़े मारना पसंद करते हैं। यादों का खौफ आते ही उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। तोंगशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 3rd प्रिंस लोगों को टॉर्चर करके मजा लेते हैं? जाओ याओ भी ये सुनकर विश्वास नहीं कर पाया। जब 3rd प्रिंस हमें कूड़े मारते हैं, अगर हम चिल्लाएं नहीं तो और जोर से मारते हैं, और अगर चिल्लाएं तो वो और खुश हो जाते हैं और भी जोर से मारते हैं। जाओ याओ ... तुम वहां से भाग गए? तोंगशी ने पूछा। हाँ, बालिक जब ध्यान नहीं दे रहे थे तब भाग गया। उसने फिर से जाओ याओ को 3 बार काउटाव किया। योर हाइनेस, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लीजिए। अगर मैं वापस गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाओ याओ को धीरे धीरे होश आया। सच में 3rd प्रिंस लोगों को टॉर्चर करके मजा लेते हैं? ये नौकर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो 3rd प्रिंस सबके सामने एक शरीफ और सुशील इंसान बनकर रहता था, असल में इतना डरावना निकलेगा। ये जाओ याओ के लिए बहुत बड़ा झटका था। योर हाइनेस, मुझे बचा लीजिए, ये नौकर गिड़गिड़ाया। मैं आपका गुलाम बनकर काम करूंगा। तोंगशी का दिल भी पिघल गया। योर हाइनेस, इस बेचारे को बचा लीजिए। जाओ याओ ने थोड़ा सोचा, थोड़ी देर चुप रहा। उसने बाईं हाथ की उंगली से अपनी बाईं बाजू पर हल्की सी टैपिंग की। तुम्हें 3rd प्रिंस से बचाना आसान नहीं होगा, खासकर जब तुम उसका इतना गंदा राज जानते हो। योर हाइनेस, तुम्हारी सिचुएशन काफ़ी खतरनाक है, जाओ याओ ने एनालाइज किया। अगर मैं 3rd प्रिंस से तुम्हें मांगूंगा तो वो बिल्कुल मना कर देगा। मुझे वो पसंद नहीं करता। मैं जो भी मांगता हूँ वो हमेशा मना करता है। अगर 5th या 6th ब्रदर मांगते तो शायद दे देता। हावा किंग को लगा कि जाओ याओ उसे बचाना नहीं चाहता, वो घबरा गया। योर हाइनेस, मैं पूरी वफादारी से आपकी सेवा करूंगा, बस मुझे बचा लीजिए। जाओ याओ ने बाहें क्रॉस कर ली। अभी तुम वापस नहीं जा सकते, जाओ याओ ने कहा। 3rd प्रिंस के पास जाओगे तो देर सवेर मार डाले जाओगे। योर हाइनेस, मुझे अपने पास रख लीजिए, हावा किंग रो पड़ा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक जगह है, जाओ याओ ने कहा, जहाँ 3rd प्रिंस तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। तोंगशी तुरंत समझ गया और बिना सोचे बोल उठा, कोल्ड पैलेस। बिल्कुल, जाओ याओ ने सर हिलाया। कोल्ड पैलेस में कोई नहीं जाता। 3rd प्रिंस कभी वहां देखने का सोचेगा भी नहीं। तुम वहीं छिप जाओ। मैं कोल्ड पैलेस जाने के लिए तैयार हूँ, हावा किंग ने बिना झिझक कहा। बस जीना चाहता हूँ। तोंगशी, जाओ याओ ने कहा, इसे अभी कोल्ड पैलेस ले जाओ, तोंगले को कहना इसकी देखभाल करे। ये कहकर जाओ याओ ने तोंगशी को एक गहरी नज़र से देखा। तोंगशी तुरंत समझ गया, जी योर हाइनेस। बच जाने की खुशी में हावा किंग ने फिर से कई बार काउटाव किया, इतना कि उसका माथा खून से भर गया। योर हाइनेस, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया।
तुम्हारा नाम हावा किंग किसने रखा था, 5th ब्रदर ने या 3rd प्रिंस ने? 3rd प्रिंस ने। मुझे ये नाम पसंद नहीं, जाओ याओ ने सीधा कहा। आज से तुम्हारा नाम तोंगन होगा। तोंगन ने तुरंत झुककर कहा, तोंगन 10th प्रिंस को नाम देने के लिए धन्यवाद करता है। जाओ याओ ने और कुछ नहीं कहा। उसने तोंगशी की तरफ देखा। ले जाओ इसे कोल्ड पैलेस। जी योर हाइनेस। कोल्ड पैलेस के रास्ते में तोंगशी ने तोंगन को काफी देर तक समझाया, खासकर ये कि अगर उसने कभी जाओ याओ से धोखा किया तो तोंगशी उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देगा। चैप्टर 70 मेन पर्पस। माय प्रिंस, आप आ गए। लियांग जाओई को नहाने के बाद संभालने के बाद गुई सिंह दरवाजे पर ही जाओ याओ का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो चुकी थी और अब जाकर उसकी नज़र जाओ याओ पर पड़ी। अगर जाओ याओ और थोड़ी देर तक ना आता तो वो खुद ही उसे ढूंढने निकल जाती। जाओ याओ को अकेला देखकर बिना तोंगसी के गुई सिंह तुरंत परेशान हो गई। योर हाइनेस, आप अकेले क्यों हैं? तोंगसी कहाँ है? उसे एक काम दिया है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। जाओ याओ मुस्कुराते हुए बोला। गुई सिंह, आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ लाया हूँ। अच्छी चीज़? गुई सिंह ने हैरानी से पूछा। क्या अच्छी चीज़? अभी पता चल जाएगा। जाओ याओ ने आंख मारी। मदर और सेकंड मदर कहाँ हैं? ब्यूटी और प्रिंसेस अपने कमरों में आराम कर रही हैं और लेडी पढ़ रही हैं, गुई सिंह ने जवाब दिया। फिर फिक्र से पूछा, योर हाइनेस, आप कहाँ चले गए थे? मैं चाओयांग पैलेस और शिंगदे पैलेस दोनों जगह गई थी, पर आप कहीं नहीं मिले। क्या आपके साथ कुछ हुआ? कुछ हुआ तो था, वरना मैं पहले ही लौट आता। क्या हुआ? गुई सिंह घबरा गई। कहीं 9th प्रिंस ने फिर से आपको परेशान तो नहीं किया? जाओ याओ ने हाथ हिलाकर मना किया। नहीं, बाद में बताऊंगा। अभी चलो, मदर से मिलते हैं। अंदर जाते हुए उसने जोर से आवाज लगाई, मदर, मैं आ गया। लियांग जाओई ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी और प्यार भरी बेबसी के साथ मुस्कुराई। उसने किताब बंद कर दी। अगली ही पल जाओ याओ दौड़ता हुआ अंदर आ गया। मदर, मैं आपके लिए कुछ अच्छा लाया हूँ। अपने बेटे का गर्व से भरा चेहरा देखकर लियांग जाओई ने हंसकर पूछा, क्या अच्छी चीज़? टडा! जाओ याओ ने अपनी बाहों से एक पैकेट निकाला और जैसे कोई खजाना हो मदर के सामने रख दिया। मदर, देखिए ये क्या है? लियांग जाओई ने खुशबू सूंघी और हैरान हो गई। बीफ? हाँ, बीफ। जाओ याओ ने तेल में लपटा हुआ कागज खोला। मैंने छुपा के रखा था। मदर, अभी भी गरम है, जल्दी से एक पीस खाइए। छुपा के? लियांग जाओई और भी हैरान हो गई। तुमने कैसे छुपाया? मैंने एक साथ 2 पीसेस लिए, एक खा लिया और एक छुपा लिया। 4th ब्रदर और 8th ब्रदर ने भी मदद की। मदर, है ना मैं स्मार्ट? लियांग जाओई और गुई सिंह दोनों कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गईं। मदर, मैंने जानबूझकर छुपाया ताकि हम थोड़े और दिन खा सकें। जाओ याओ ने बीफ का टुकड़ा उठाकर मदर के मुंह में डाल दिया। बहुत टेस्टी है, खाइए। फिर उसने गुई सिंह को भी एक टुकड़ा दिया। गुई सिंह, यही वो अच्छी चीज़ है जिसके बारे में मैंने कहा था, टेस्ट करो। एक दासी के लिए बीफ खाना सपने जैसा था। आम दिनों में तो छोड़ो, खास मौक़ों पर भी उसे बीफ नसीब नहीं होता था। बचपन से आज तक ये उसकी पहली बार थी। धन्यवाद योर हाइनेस। अच्छा लगा? जाओ याओ ने पूछा। गुई सिंह ने तेज तेज सिर हिलाया, आंखें हल्की सी लाल हो गईं। बहुत टेस्टी। जाओ याओ ने हंसकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना बीफ सबसे बेस्ट होता है। उसने और टुकड़े उठाकर गुई सिंह के हाथ में दे दिए। अच्छा लगा है तो और खाओ। योर हाइनेस, 1 पीस काफ़ी है। 1 पीस कैसे काफ़ी होगा? जाओ याओ ने मना कर दिया। असली टेस्ट समझने के लिए और खाना पड़ता है। योर हाइनेस, जाओ याओ ने उसकी बात नज़रअंदाज कर दी और उत्सुकता से लियांग जाओई की तरफ देखा। मदर, कैसा लगा? लियांग जाओई ने प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराई। बहुत स्वादिष्ट, सबसे अच्छा बीफ जो मैंने कभी खाया। मुझे पता था। जाओ याओ खुश हो गया। चाओयांग पैलेस का बीफ क्योंगलिन गार्डन से ज़्यादा अच्छा होता है। वो खुद भी एक टुकड़ा खाने लगा। मदर, आपने ठीक से खाया भी नहीं होगा, है ना? ज़्यादा नहीं। लियांग जाओई उसके पास बैठ गई। तुम्हें बीफ छुपाने का ख्याल कैसे आया? बस अचानक सोचा। जाओ याओ ने ग्रिन किया। सोचा कि जब ये बीफ खत्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा छुपा लिया ताकि कल भी खा सकूं। है ना मैं स्मार्ट?
अपने बेटे की तारीफ मांगता चेहरा देखकर लियांग जाओई ने हंस पड़ी। बहुत स्मार्ट। योहाइने सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, काम संभालना भी जानते हैं, गुई सिंह ने तारीफ की। मुझे भी लगता है मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, जाओ याओ गर्व से बोला। गुई सिंह, थोड़ा दीफ ले जाओ और सबको चखाने दो। योहाइनेस, आप अपने लिए रखिए, मैं कल के लिए थोड़ा रख लूंगा, बाकी बांट दो। योहाइनेस, जाओ बांट दो, जाओ याओ ने साफ कह दिया। सबकी तरफ से धन्यवाद योहाइनेस, सल्यूट करके गुई सिंह आधा बीफ लेकर चली गई। फिर लियांग जाओई ने पूछा, इतनी देर से क्यों आए, क्या हुआ था? वापस आते वक्त मैंने एक यूनक को बचाया, जाओ याओ ने तोंगान की पूरी कहानी सुनाई। मदर, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि थर्ड प्रिंस लोगों को मार पीट कर मजा लेता है। लियांग जाओई भी हैरान रह गईं। थर्ड प्रिंस? अगर फादर को पता चला कि थर्ड प्रिंस लोगों को टॉर्चर करता है तो क्या वो उसे मार देंगे? नहीं, लियांग जाओई ने शांत स्वर में कहा, पर वो थर्ड प्रिंस से बहुत निराश हो जाएंगे। अगर मुझे तोंगान ना मिलता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। थर्ड प्रिंस अपनी असलियत बहुत अच्छी तरह छुपाता है। सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता, लियांग जाओई ने कहा। आज तुम्हें और मुझे पता चला है, कल और लोगों को भी हो जाएगा। जाओ याओ ने थोड़ी शैतानी मुस्कान के साथ थोड़ी ठुड्डी रब की। अगर फ्यूचर में थर्ड प्रिंस मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं फादर को ये बात बता दूंगा। लियांग जाओई का चेहरा गंभीर हो गया। तोंगान खे अचानक गायब होने पर थर्ड प्रिंस जरूर उसे ढूंढेगा, वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने उसे कोल्ड पैलेस भेज दिया, जाओ याओ ने कहा। मदर, चिंता मत कीजिए, तोंगान को सीक्रेट पैसेज का पता नहीं चलेगा, तोंगले उस पर नजर रखेगा। मैं इसकी चिंता नहीं कर रही, लियांग जाओई ने धीरे से कहा। मैं इस बात से चिंतित हूँ कि कहीं थर्ड प्रिंस को ये ना पता चल जाए कि तुमने तोंगान को बचाया है। कोई निशान नहीं छोड़ा, जाओ याओ ने यकीन से कहा। और तोंगान ने भी एक सुनसान कुआं चुना था, वहां लोग कम जाते हैं। फिर उसने बताया कैसे लाई और बाकी चिड़िया साथी उसे खबर देने आए थे। वो स्पैरो थे जो अक्सर महल में उड़कर जाओ याओ तक पैगाम लाते थे। मैंने ज्यादा मेडल करना नहीं चाहा, जाओ याओ ने कहा, पर जब सामने जान जा रही हो तो चुप रहना मुश्किल होता है। तोंगसी उसे छोटे रास्ते से कोल्ड पैलेस ले गया, कोई नहीं देखेगा। लियांग जाओई थोड़ी शांत हुई। तुम तोंगान का क्या करने का सोच रहे हो? पहले उससे ऑब्जर्व करूंगा, जाओ याओ ने टेबल पर उंगली तपतपाई। अगर वो ठीक निकला तो उसे अपने काम में रख लूंगा, वो पेंटिंग में अच्छा है, फ्यूचर में काम आ सकता है। वो अब पैलेस में नहीं रह सकता, लियांग जाओई ने सख्ती से कहा। थर्ड प्रिंस को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो जिंदा है। मैं जानता हूँ, जाओ याओ ने सिर हिलाया। असेसमेंट के बाद उसे पैलेस के बाहर सेकंड अंकल के पास भेज दूंगा। असेसमेंट पास कर ले तो उसे मेरे पास लाना। जी मदर। चाओयांग पैलेस में क्या हुआ था? ये सुनते ही जाओ याओ का चेहरा चमक उठा। मदर, वहां जो हुआ वो कमाल का था। क्या हुआ? लियांग जाओई ने उत्सुकता से पूछा। मदर, ड्यूक जेन के तरीके सच में लाजवाब हैं। जाओ याओ ने पूरे सेलिब्रेशन बैंक्वेट की कहानी मजेदार अंदाज में सुनाई। सुनकर लियांग जाओई हैरान रह गई। मदर, आपने नहीं देखा मिनिस्टर्स कैसे सेकंड ब्रदर को शक भरी नजरों से देख रहे थे? उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया था। कल सुबह तक पूरी राजधानी में अफवाह फैल जाएगी कि सेकंड ब्रदर नामर्द है। लियांग जाओई ने गहरी सांस ली। ड्यूक जेन का वार सच में बेहद निर्दयी है। बिल्कुल, जाओ याओ ने कहा। उसने न सिर्फ सेकंड ब्रदर की इज्जत बिगाड़ी बल्कि उसकी विक्ट्री का जश्न भी बर्बाद कर दिया। फिर उसने गंभीर होकर कहा, पर असली मकसद सिर्फ बेइज्जती नहीं था। जल्द ही सेकंड ब्रदर के घर से अच्छी खबर आ जाएगी और लोग इम्पोर्टेंसी वाली बात भूल जाएंगे। लियांग जाओई ने उसकी बात समझ ली। ड्यूक जेन का असली मकसद फूट डालना था, मार्किस ख्वानपिंग को कन्फ्यूशियस ताएचांग से शक करवाना। जाओ याओ मुस्कुराया। बिल्कुल मदर, यही था उसका मेन पर्पस।